Hello, ninth class. This is going to be the next lecture of the first chapter of civics. इसमें हम ये जो दे रखा है ना, मेन आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एज सेट फोर्थ इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे आइडियल्स क्या है, प्रियम्बल में क्या सेट किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बेसिस पर रन करेगा। तो वो वर्ड्स हैं कुछ, उनमें से हम 2 या 3 वर्ड्स डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, उसके अलावा सम स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर ईमेल भी किया है, बच्चों ने मैसेज कम डाले हैं, मेल किया है कि नोट्स के लिए। तो नोट्स आपको किस तरीके से चाहिए वो आप मुझे को थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हिस्ट्री के भी सिविक्स के भी। बाकी मेरा एम ये है कि अभी मैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स सिविक्स के फिनिश कर लूँ फटाफट विद इन मतलब जून में, और उसके बाद फिर फर्स्ट 7 या 8 चैप्टर्स हिस्ट्री के कवर कर लेंगे वो अगस्त सितंबर तक। मतलब आपके जब हाफ ईयरली होंगे तो आधा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। बाकी आप लोग बताना व्हाट डू यू वांट। ओके, सो मेन आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें प्रियम्बल में क्या है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं वो देखते हैं। देखो, they have been shown in capital letters। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल, आपने देखा होगा, मैंने बोला एनसीईआरटी की बुक्स में फ्रंट पेज पे प्रिंटेड होता है प्रियम्बल, तो सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है। और ये जो वर्ड्स हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये बोल्ड में है। मतलब कैपिटल में भी बोल्ड समझते हो ना, जो आप फॉन्ट प्रिंट करते हो, टाइप करते हो, तो है ना बोल्ड, और आपको समझ में आता होगा कि कैपिटल क्या है और बोल्ड क्या है। तो ये वर्ड्स बोल्ड कैपिटल लेटर्स में हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटी सेट करने के लिए। मतलब हमारी कंट्री किस तरीके से रन करेगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इंडिया एनविसेज्ड बाय द फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज जो इंडिया का जो विजन था, जो हमारे फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया, सेटअप किया, कलेक्ट किया, जो भी किया, उसको दे पुट फॉर अ वेरी बिग कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके दिमाग में इंडिया के लिए, फ्यूचर की इंडिया के लिए क्या ड्रीम था, व्हाट डिड दे एनविसेज मतलब हमने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में, क्या इमेजिन किया। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस विजन में, ठीक है, कि इंडिया में ये सब होना चाहिए। सो ऑल दीज टर्म्स अलॉन्ग विद द टर्म्स, इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स इंक्लूडेड हैं जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी। दे ऑल्सो रिक्वायर फर्दर एक्सप्लेनेशन। मतलब एक एक टर्म जो है वो उसको बहुत डिटेल में हम समझ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल हो सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। द फर्स्ट टर्म इज सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या हुआ, आपको इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अ नेशन इज सॉवरन व्हेन इट इज फ्री इन इट्स इंटरनल मैटर्स एंड देयर इज नो फॉरेन इंटरफेरेंस। सॉवरन कंट्री वो है जो कि अपनी पॉलिसीज़, चाहे वो इंटरनल पॉलिसीज़ हों, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हो, हमारे डिफेंस मैटर्स हैं, हमारे लीगल मैटर्स हैं, हमारी कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हमारी खुद की गवर्नेंस है, हमारे खुद की एक पार्लियामेंट है, हमारे खुद के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, हम खुद अपने रूल्स सेट करेंगे। हमारी कंट्री में क्या होना है, वी विल डिसाइड, our government will decide, है ना, we will select the government representatives and they will decide for us। मतलब कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगी हमारे कंट्री के इंटरनल मैटर्स में। फॉरेनर्स हमें सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो अमेरिका सजेस्ट करता है कि आप ऐसे कर लीजिए, वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम, है ना, वी हैव एवरी राइट टू रिफ्यूज़, कि नहीं हमें आपका सजेशन पसंद नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू इट ऑन आर ओन, एज पर आर ओन सिचुएशन, या हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो हमारा नेशन सॉवरन है। तो सॉवरन का मतलब आपको समझ में आएगा, आप थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। अ नेशन इज सॉवरन व्हेन इट इज फ्री इन इट्स इंटरनल मैटर्स एंड देयर इज नो फॉरेन इंटरफियरेंस। इट्स एक्सटर्नल पॉलिसी इज ऑल्सो गाइडेड बाय इट्स ओन इंटरेस्ट एंड नॉट बाय एनी सुपर पावर। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप ये पॉलिसी बनाइए, ये पॉलिसी बनाइए, ठीक है। बाय डिक्लेयरिंग इंडिया सॉवरन, द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हैव थ्रोन अवे ऑल द योक्स ऑफ फॉरेन डोमिनेंस। इट इज़ नो लॉन्गर अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब अब इंडिया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब ये वर्ड हमने ऐड ऑन किया उसमें वर्ड सॉवरन, तो इसका मतलब हमारा नेशन जो है वो क्या हो गया, टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, अपनी सारी पॉलिसीज़ खुद डिसाइड करने के लिए फ्री है।
ठीक है। फॉरेन जो हम फॉरेन इतने सारे डोमिनेंस में रह रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थी इंडिया, वो सब खत्म। नाउ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इंडियंस जो हैं, हमने अपना ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अब हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, इसको इनैक्ट करेंगे, फोर्स में लाएंगे और हमारे लोगों के लिए ये यूज़फुल रहेगा, हमारी कंट्री के सिटीजन्स के लिए काम करेगा दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन वर्ड्स की भी बहुत सिग्निफिकेंस है। दे मेक इट क्लियर दैट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया रेस्ट विद हर पीपल who through their own representatives in the Constituent Assembly have framed their constitution without any external interference, coercion or surveillance. You get this? कि हमारी जो सॉवरेनिटी है ये हमारे पास है, हमारी कंट्री सॉवरन है, वी आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्री, कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके थ्रू ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कैसे बना है? विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोर्जन और सर्विलेंस। मतलब बाहर के किसी मतलब किसी फॉरेन कंट्री की किसी भी मेंबर के इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं थी कि उन्होंने बोला ये रूल अच्छा नहीं है, ये इसको चेंज करो, ये बनाओ, इसमें ये ऐड ऑन करो। नहीं, हमने अपने खुद डिसाइड किया। कोर्जन मीन्स किसी ने हमें फोर्स नहीं किया। सर्विलेंस मीन्स किसी ने हमारी निगरानी नहीं की कि आप ये क्यों डाल रहे हो, ये क्यों डाल रहे हो, ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये मत लिखो, वो मत लिखो, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर फ्री टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हाट वी लाइक। तो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा राइट अप किया। नाउ एक और चीज़, यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होता है, इस बुक में ये क्लियरली दे रखा है। देखो, अब इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत सारी बॉडीज़ का मेंबर है इंडिया, ये ना यूएनओ का मेंबर है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है, और भी यहाँ साउथ ईस्ट एशियन सार्क वगैरह इनका मेंबर है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कॉमनवेल्थ में हेड कौन है? ब्रिटिश क्वीन या किंग जो है वो हेड है। मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज़ अ सेपरेट बॉडी जहाँ पे कि कंट्रीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं और वहाँ पे वो डिस्कशन होता है कि हाँ, इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जाए, या इनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, या आपस में लड़ाई ना करें, या एक दूसरे को कोऑपरेट करें, वो सब चीज़ें हैं। एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मतलब नई मेडिकल साइंस में, मतलब नई इन्वेंशंस को शेयर करें, वो सब चीज़ें हैं। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इट इज़ अ बॉडी जिसमें कि ब्रिटिश किंग या क्वीन जो है वो हेड है, उसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर सॉवरेनिटी। वो सिर्फ ना कुछ कंट्रीज़ के बीच में, कंट्रीज़ के हेड वहाँ पे जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई इशू है या हमें हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए किसी की, तो कैसे उससे डील करें। उससे हमारी कंट्री का जो इंटरनल मैटर है उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें उस जो बॉडी है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इट कैन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अ कंट्री। ओके, सो it does not undermine the sovereignty of a country, it doesn't disturb, it doesn't interfere. Okay, so it does not undermine the sovereignty of India because all are equal partners. ये जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, सारी मेंबर कंट्रीज जो हैं दे हैव इक्वल राइट्स, एंड ब्रिटिश किंग और क्वीन इज ओनली अ सिंबॉलिक हेड। मतलब एक जब बॉडी होती है ना तो उसका चेयरमैन होना चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट करे या रूल्स को प्रोनाउंस करे या लोगों को गाइड करे। तो मतलब एक चेयरमैन चाहिए होता है, जैसे क्लास में क्लास टीचर ज़रूरी है ना। बाकी सारे टीचर्स की इक्वल राइट्स हैं, लेकिन फिर भी क्लास टीचर, क्योंकि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल है पूरी क्लास के लिए, तो दैट वे, तो इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक हेड। लाइकवाइज इंडियाज मेंबरशिप ईदर ऑफ द यूएनओ और ऑफ नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट है, सार्क है, तो इट इन नो वे पुट्स एनी हिंड्रेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे इंडिया की सॉवरेनिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉवरेनिटी जो है वो मेंटेन्ड है। Thus, from the above account, it becomes quite clear that it is the will of the people of India which is expressed in the preamble of the Constitution. विल हमारी इम्पॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी इम्पॉर्टेंट है, हम किसी के अंडर भी, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है सोशलिस्ट। अब ये जो वर्ड सोशलिस्ट है, इट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल लेटर ऑन, ये आपको पता है ना, बाद में ऐड हुआ था सोशलिस्ट, और दो वर्ड्स बाद में ऐड हुए थे, है ना। कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो
The word socialist was added to the preamble later on to stress on the resolve of the nation to strive for socialism that envisages equitable distribution of national income to all sections of the society. Socialist country क्या हो गई कि हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, नेशनल इनकम जो है वो उनके लिए सबके लिए बराबर हो. मतलब नेशनल कोई पॉलिसी है तो सबके लिए एक सी हो, वो किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी सेक्टर को देख के, किसी सेक्ट को देख के न हो. 42nd Amendment lays down that the term socialism means that there is freedom from all forms of exploitation. Social, political and economic exploitation से लोग हमारे बचे रहें, वो socialism का मतलब है. मतलब कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब निकल रही है या कोई गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो वो सब लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए इक्वल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई जॉब्स निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो सपोज़ किसी स्टेट के लोगों के लिए नहीं है, किसी स्टेट के लोगों के लिए हैं, या किसी स्टेट को ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे रही है. नहीं, वो नहीं है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जॉब निकाल रही है तो उसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है. यू शुड हैव दैट क्वालिफिकेशन. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स जो जॉब निकालते हैं वो अपनी स्टेट के लिए होता है, स्टेट का डोमिसाइल जिनके पास होता है उसको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बाहर वालों के लिए थोड़ी सी कम परसेंटेज रखते हैं. वो स्टेट का राइट है, प्रेरोगेटिव है. लेकिन कंट्री अगर करेगी, स्टेट यहाँ पे है ना, द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड कीपिंग दिस इन व्यू इट शैल ट्राई टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स. यहाँ पे स्टेट का मतलब है पूरी कंट्री. यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि एक हम इंडिया की एक स्टेट की बात करें कि यूपी हो गया, कि JNK हो गया, कि उड़ीसा हो गया, या केरला हो गया. यहाँ पे स्टेट मीन्स द होल नेशन. ठीक है, तो ये क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पे फोकस करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहीं एक जमा ना हो, वो सब देखा जाएगा. देन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर will have to be narrowed down so that the fruit of independence is brought to every home and hearth. गरीबों और अमीरों के बीच में जो डिफरेंस है उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू दूर करने की कोशिश करती है. जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो BPL होते हैं, उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट. दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो सोशल डिस्पैरिटी को कम करना चाहती है, और जो BPL लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हेल्प आउट करती है. लाइकवाइज द सोशल डिस्पैरिटीज विल हैव टू बी डन अवे विद सो दैट ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू शेप देयर फ्यूचर. मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो सारी दे रहे हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो BPL जो कैटेगरी है उसको बहुत फेवर करती है, ताकि वो लोग राइज कर सकें, उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनका लाइफ स्टैंडर्ड एक नॉर्मल रहे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, उन सब चीज़ों में हेल्प करती है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनको. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशलिज्म. अब हम इतना ही करते हैं, उसके बाद हम आगे के फीचर्स डिस्कस करेंगे.